कल के लेक्चर में मैंने आपको बोला था, बस सुनो इधर। मैंने कल दो चीजें आपको पढ़ाए थे। पहला मैंने पढ़ाया था आपको रेडियस ऑफ द गायरेशन, दूसरा मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है, टॉर्क, है ना। रेडियस ऑफ द गायरेशन में मैंने आपको बोला था आपको कि ये एक ऐसा डिस्टेंस होता है जहां पे हमारे पास बॉडी का मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया चेंज नहीं होता है। किस डिस्टेंस पे वही मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया मिलेगा, दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द गायरेशन, ठीक है ना। यही बोला था। तो हमने बोला था आपको कि जो हमारे पास आई होता है बराबर वो एम के स्क्वायर होता है, वायर के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, यही पढ़ाया था मैंने। तो फिर इसके बाद मैंने बहुत सारे बॉडीज का कराया था आपको, रेडियस ऑफ द गायरेशन, रेशो भी बहुत सारी चीजों का निकलवाया था आपसे, ठीक। फिर इसके बाद मैंने पढ़ाया था आपको टॉर्क। तो टॉर्क में हमने बोला था आपको कि टॉर्क हमारे पास होता है एफ क्रॉस आर या आर क्रॉस एफ होता है। तो ये हमारे पास होता है टॉर्क। मैंने बोला था आपको कि जो टॉर्क की हम डायरेक्शन निकालते, कैसे निकालते हैं डायरेक्शन, शाबाश, फिंगर्स को पुट करते हैं जहां की तरफ फोर्स होगा और फिंगर्स को कर्ल करते उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा। तो जहां की तरफ थंब जाएगा दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क, ग्रेट, ठीक है ना। तो ये चीज हमने कल पढ़े थे। फिर इसके बाद मैंने बोला था कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा सीख लो कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव माना था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को माना नेगेटिव, ठीक है ना। तो जब हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह से टॉर्क होगा और क्लॉकवाइज की वजह से टॉर्क होगा, तो नेट टॉर्क अगर आपको निकालना पड़ेगा तो अब हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। अगर हमारे पास दोनों सेम डायरेक्शन में टॉर्क लगते हैं तो हम क्या करते हैं, वहां पे प्लस करते हैं, क्लियर बात है क्या। फिर इसके बाद मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी कराए थे टॉर्क के ऊपर, ठीक। तो हमने बीम का क्वेश्चन करा था, बीम का क्वेश्चन मैंने कराया था, टेंशन निकलवाया था वहां से। फिर इसके बाद मैंने बोला था आपको वेरी इंपॉर्टेंट चीज, बस बस बातें नहीं, कल बोला था अलग अलग बैठना, ठीक है, क्योंकि आपको रहा नहीं जाता है ना, बीच में ही बातें स्टार्ट। अब सुनो इधर। तो मैंने आपको बोला था कल की जो हमारे पास दो तरह के इक्विलिब्रियम्स होते हैं, वन इज कॉल्ड द, जिसको हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, सेकंड इज कॉल्ड द रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जब नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू जीरो, दैट मींस हम बोलेंगे वहां पे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम होता है वो वाला इक्विलिब्रियम जहां पे हमारे पास नेट टॉर्क एक्ट्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू जीरो। जब टॉर्क टॉर्क जीरो लगेगा तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा, जब नेट फोर्स लगेगा तो हमारे पास लीनियर इक्विलिब्रियम होगा या ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा। फिर इसके बाद मैंने आपको बोला था कभी कभी ऐसा होता है कि जहां पे हमारे पास नेट फोर्स जीरो होता है बट नेट टॉर्क नॉट इक्वल टू जीरो होता है, वैसे भी मैंने केसेस आपको कराए थे। फिर इसके बाद हमने आपको पढ़ाया था कि जो हमारे पास जब भी इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस आएंगे, कोई अननोन आपको निकालना होगा, तो मैंने प्रोसीजर बताया था 3 स्टेप्स का। पहला, हमारे पास पूरे सिस्टम के ऊपर फोर्सेस शो कर दो। दूसरा, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिख लो। और चौथा, तीसरा, हमारे पास रोटेशन, जो हमारे पास इक्विलिब्रियम के लिए टार्क लिख लो। तो वहां से आपको अननोन्स मिल जाएंगे, क्लियर बात है क्या, जो हमने कल वो बीम वाला क्वेश्चन भी किया था, ठीक है। आज हम उसी क्वेश्चन से आगे स्टार्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन ही करते हैं। क्वेश्चन बहुत है आज, करने भी बहुत है, हाँ। मैं तो अपने हिसाब से बहुत मेहनत करता हूँ आप पे, इतनी मेहनत मैं कभी नहीं करता। रात रात भर देखता हूँ मैं, क्रॉप करता हूँ, चढ़ाता हूँ ऐप पे, फिर लास्ट में रेटिंग वही आती है आपकी, कसम से हद होती है। ओके बताइए, बुरा, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन गिवन फिगर। कुछ भी नहीं करना, वही मेथड अपनाना है जो मैंने बोला। चाहे कोई भी तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाए, आपको वही मेथड अपनाना है जो मैंने बोल दिया। क्या मेथड है हमारे पास, हमारे पास मेथड है, पहला सेटअप हम फाइंड मतलब फोर्सेस शो कराते हैं। पहला सेटअप में क्या करेंगे, फोर्सेस दिखाएंगे। फोर्स जब आप दिखाओगे तो हमारे पास यहां पे आएगा टेंशन टी, इसको मैं टेंशन T1 बोलता हूं और इसको मैं टेंशन T2 बोलता हूं। नीचे लगेगा इसको mg, वैसा ही किया था ना कल भी, बट क्वेश्चन डिफरेंट है इस टाइम पे। तो हमारे पास यहां पे पहला मैंने बोला आपको कि फोर्सेस को शो करो, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द क्वेश्चन। इन्हीं 3 स्टेप से क्वेश्चन को करेंगे, बस यही 3 स्टेप आपको याद भी रखने हैं। चाहे सीसा प्रॉब्लम आ जाएगी, चाहे आपको लिवर प्रॉब्लम आ जाएगी, चाहे आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, जरा ध्यान से समझ लीजिएगा बेटा। दूसरा पॉइंट अगर हम यहां पे देखेंगे, ये हमारे पास L/4 है, ये L/2 है।
तो मुझे बताइए कि दूसरा सेटअप हम लिखते हैं कौन सा, समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ एफ नेट इज इक्वल टू द जीरो, यानी कि ऑल द लीनियर फोर्सेस इक्वल लिखने हैं हमें। ये दो फोर्सेस ऊपर लग रहे हैं क्या, mg नीचे लग रहा है, तो मैं लिखूंगा क्या, T1 प्लस T2 माइनस हमारे पास mg, बिकॉज दो ऊपर की तरफ पॉजिटिव लिए, नीचे की तरफ एक नेगेटिव ले लिया, इज इक्वल किसके बराबर हो जाएगा, जीरो, समेशन ऑफ नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये दो टेंशन और mg बराबर आना चाहिए। तो हमारे पास T1 प्लस T2 इज इक्वल टू mg, क्या सही है ये, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूं मैं इसको। तो ये हमारे पास हो गया सेकंड सेटअप ऑफ द इक्वेशन। पहला सेटअप शो द फिगर, शो द फोर्सेस, दूसरा सेटअप हम क्या लिखते हैं, समेशन ऑफ एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। थर्ड हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए इक्वेशन, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए इक्वेशन लिखेंगे। जब हम टॉर्क देखेंगे mg का कितना आएगा, जीरो, इसके लिए r का वैल्यू जीरो है, ठीक है ना। फिर इसके बाद इस टेंशन के लिए टॉर्क लिखेंगे T1 इंटू एल बाई फोर, T1 इंटू, इसके लिए क्या लिखेंगे, T2 इंटू एल बाई टू, T2 इंटू एल बाई टू, और हमारे पास mg। नाउ प्रॉब्लम इज हियर, ये कि हम डायरेक्शन कैसे लेंगे, किसकी वजह से कौन सा टॉर्क लगता है, ये तो प्रॉब्लम है ना। तो हम क्या करेंगे, मैंने बोला आपको सीधे जाओ सेंटर पे जहां पे एक्सिस ऑफ द रोटेशन है, जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो, ये mg के ऊपर गए, फिंगर्स को उधर की तरफ रखा जिधर की तरफ फोर्स है, फोर्स T1 है इधर पे रखा हमने, अब फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर, तो कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, थंब किधर गया, अंदर, तो इसका मतलब टॉर्क T1 की डायरेक्शन किधर है, इनवर्स। समझ में बात आई क्या। तो हमने पहला जो हम लिखेंगे टॉर्क T1 की जो डायरेक्शन है वो इनवर्स है। जरा T2 की बात करते हैं, T2 फोर्स की पहले फिंगर्स को रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जहां की तरफ फोर्स लग रहा हो, इधर की लग रहा है, किधर की तरफ लग रहा है, फोर्स ऊपर की तरफ है, इधर की तरफ मूव किया और हमारे पास बाहर आया, तो हमारे पास यहां पे जो टॉर्क है T2 दैट इज आउटवर्ड्स, है कि नहीं, दैट्स आउटवर्ड्स। नाउ अब इक्वेशन लिखो, इसी के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारे पास T1 इंटू एल बाई टू है ना, एल बाई फोर, एल बाई फोर, इसको मैं मानता हूं, अब जो इनवर्ड है इसको पॉजिटिव मानते हैं, ठीक, माइनस क्या हो जाएगा, T2 इंटू एल बाई टू, वही है क्या, प्लस हमारे पास mg इंटू जीरो इज इक्वल किसके बराबर हो जाएगा, जीरो। तो हमारे पास बनेगा T1 इंटू एल बाई फोर इज इक्वल टू T2 इंटू एल बाई टू, वही होगा क्या, नहीं समझ आया, वेरी गुड, ग्रेट। एल और एल कैंसल आउट हो जाएगा, 2 1 जार 2 2 जार, इसका मतलब T1 बाई टू इज इक्वल टू T2, वही है क्या। नाउ अब हम क्या करते हैं, इसमें ये पुट वैल्यू कर देंगे इस वाले इक्वेशन में, तो हमारे पास T2 का वैल्यू आया हमारे पास इसके बराबर, जरा T1 का वैल्यू निकल जाएगा, T1 प्लस T2 के बदले क्या लिखेंगे, T1 बाई टू इज इक्वल किसके बराबर, mg, क्लियर। तो हमारे पास क्या निकलेगा, 2T1 प्लस T1 डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू mg, ठीक है। हमारे पास बनेगा 3 टाइम्स ऑफ T1 डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू mg, दैट मीन्स T1 हो गया बराबर ट्वाइस ऑफ mg बाई थ्री, है कोई ऑप्शन, ट्वाइस mg बाई थ्री, वह है क्या। तो ये हमारे पास हो गया ये वाला वैल्यू, T1 का वैल्यू मिल गया ना, अब T2 में पुट कर दीजिए तो निकल जाएगा आंसर आपको, ठीक है। तो हमारे पास बनेगा, अगर हमारे पास T1 है, T1 के बदले में लिखूंगा वही T1 प्लस T2 इज इक्वल टू mg, क्वेश्चन को लिखोगे आप आराम से कॉपी पे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन हर एक तरीके का होना चाहिए कॉपी पे। मुझे बता दो, इसके बदले में लिखूंगा ट्वाइस mg बाई थ्री, प्लस हमारे पास होगा T2 इज इक्वल टू mg, इसका मतलब T2 हो गया बराबर mg माइनस 2mg बाई थ्री, वही है क्या, सो 3mg माइनस 2mg बाई थ्री, दैट मीन mg बाई थ्री, वही है क्या, mg बाई थ्री। दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस आंसर। यही मैंने बोला कि 3 स्टेप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोई आपको रट्टा नहीं मारना है, सिंपल 3 इक्वेशंस लिखने हैं, 3 इक्वेशंस करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन को नोट करो। नहीं, जरूरी नहीं है, आप किसी से भी लोगे, इसका बनेगा 0, इसका बनेगा एल बाई फोर, ठीक है। हाँ, अलबत्ता मैंने कोशिश क्या की, मुझे पता है कि अगर मैं ये वाली एक्सिस लूंगा, मुझे पता है कि ये सेंटर पे है, इसका एक्स आर का वैल्यू 0 हो जाएगा। इससे तो ये बोल रहा है कि इससे यहां तक एल बाई फोर है, इससे यहां तक एल बाई टू है,
तो मुझे R1 R2 का वैल्यू मुझे पता है, चल रहा है सेंटर ऑफ द मास के थ्रू, इसलिए मैंने सेंटर ऑफ द मास का रोटेशन माना 0। ठीक है, लेना वो जहां पे आपको 0 बनेगा, R का वैल्यू 0, बिकॉज टॉर्क होता है बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्टेंस, जैसे वहां पे कराया था कल। आया क्या? हाँ ना तो बोलो, शाबाश। चलो जरा इस क्वेश्चन का आंसर बता, 2020 कैसा है? फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन फोर्स इज 3J न्यूटन एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज 2K। ये K यूनिट वेक्टर है। मुझे बता दो J क्रॉस K किसके बराबर होता है, समझ। दिस इज I, दिस इज J, दिस इज K। कौन सा है? J क्रॉस K किसके बराबर है? अगर यहां से आएंगे तो माइनस, ठीक है ना, तो हमारे पास प्लस आया आएगा ना, तो मुझे बता दो किसके बराबर 6। आई क्या प्लस में माइनस प्लस, वेरी समझ आया क्या? सिंपल। चलो बताइए, दपन वायर मस्ट 800 न्यूटन वेट बी हैंग ऑन ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल रॉड, हॉरिजॉन्टल 100 न्यूटन, पोल लेंथ अब हमारे पास है L, so that a boy at one end supports 1/3 as much as a man on the other end। पहले समझना, जो हमारे पास बीम है, इस बीम को मैंने बनाया इधर से, एक साइड से मैंने मैन को रखा जो इसको पकड़ा हुआ है, इसको पकड़ा हुआ है। कॉमन सेंस की बात है, जो मैन होगा उसमें ताकत ज्यादा होगा, वो रिएक्शन ज्यादा देगा, ठीक है। तो यहां से हमें ये पकड़ा हुआ है ना, तो इसका मतलब इसको हम बोलेंगे आर बी, क्या RM, मतलब रिएक्शन बाय मैन, दिस इज रिएक्शन बाय बॉय, वही है ना। आप क्या बोल रहे हैं? 800 जो हमारे पास वेट है वो मुझे रखना है कहीं ना कहीं पे, ताकि बैलेंस हो जाएगा सारा। और हमारे पास क्या है, 100 न्यूटन क्या है हमारे पास, यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल 100 न्यूटन जो हमारे पास है, जो लेंथ हमारे पास L पे है, दैट मींस इसके ऊपर एक 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और हमारे पास किधर पे वो लग रहा है, वो लग रहा है कहां पे, 1/3 लेंथ पे, वही लग रहा है ना, 1/3 लेंथ पे बोल रहा है कि दैट मींस हमारे पास लेंथ इसकी, अगर मैं लेंथ टोटल लेंथ मानता हूं, वो L मानता हूं मैं, इसकी टोटल लेंथ L है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर दीजिएगा। यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल है 100 न्यूटन, जो हमारे पास 100 न्यूटन पोल लेंथ इज L है हमारे पास, सो दैट द बॉय एट वन एंड सपोर्ट्स 1/3 ऑफ एज मच दिस। तो हमारे पास जो 100 न्यूटन होगा वो यहां पे होगा, ये 100 न्यूटन हमारे पास है। और मुझे बस बोलना है कि किस लेंथ पे रखूंगा मैं, क्या 800 न्यूटन। मैं मानता हूं कि लेट जो हमारे पास 800 न्यूटन जो है, 800 जो है वो हमारे पास किसी एक्स दूरी पे है ना, एक्स दूरी पे है। तो पहले मैंने क्या लिखा, मैंने शो करे फोर्सेस, पहला स्टेप तो मेरा हो गया, शो द फोर्सेस। मैंने बोला दिस इज द रिएक्शन ऑफ द मैन, दिस इज द रिएक्शन ऑफ द बॉय, और इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे, 100 न्यूटन एंड 800 न्यूटन, 100 न्यूटन एंड 800 न्यूटन, ये तो लग रहे। बस मुझे ये नहीं पता कि ये 800 कहां पे रखूंगा मैं, ताकि बैलेंस हो जाएगा। इतना तो मुझे दिमाग में आ रहा है कि ये 800 न्यूटन उधर की तरफ रखना होगा जिधर की तरफ मैन होगा, ताकि वो ज्यादा लोड लेगा, ठीक है। तो हमारे पास इधर की तरफ, मैं मानता हूं ये एक्स दूरी पे मैंने रखा, किधर पे रखा, एक्स दूरी पे मैंने रखा, शाबाश, ये हमारे पास है एक्स दूरी पे। अब पहला सेटअप क्या होगा हमारा, पहला सेटअप, स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं, शो द फोर्सेस, शो द फोर्सेस। तो मैंने फोर्सेस क्या शो किए, क्या यस सर किए। कितना हमने किया, मैंने बोला कि हमारे पास यहां से RM हमारे पास ये है, दूसरा हमारे पास ये वाला वैल्यू है, समझना। इन्हीं 3 सेटअप से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
अब मुझे बता दो, पहले हम लिखेंगे समेशन ऑफ एफ नेट, समेशन ऑफ एफ नेट इज इक्वल टू द 0, वही होगा क्या? मुझे पता तो कितने फोर्सेस ऊपर की तरफ है, दो फोर्सेस, कौन कौन सा? आर एम प्लस आर बी, वही है ना? नीचे कितने हैं? -100 -800 इज इक्वल टू द 0। इसका मतलब आर एम प्लस आर बी इज इक्वल टू 900। क्लियर बात है क्या? तो मनन -900 बता रहा क्यों, मनन +900। नाउ आप क्या करेंगे, हम टॉर्क निकालेंगे हर एक फोर्स का, हर एक फोर्स का क्या निकालेंगे हम? टॉर्क निकाल देंगे। शाबाश। तो मुझे बताओ कि जो हमारे पास ये 100 न्यूटन, जो हमारे पास 100 न्यूटन जो फोर्स होगा, ये कहां पर है? L/2 की दूरी पे, सेंटर पे है ना? तो मुझे बताओ कि जो हमारे पास यहां पे, एक मिनट, अब हम लिखेंगे सारे की वजह से, अब हम लिखेंगे सारे की वजह से, यानी कि समेशन ऑफ टॉर्क नेट इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से समझ लीजिएगा क्या करेंगे हम यहां से, जो जो यहां से हमारे पास बीम है, ये हमारे पास आर एम वैल्यू है, ये हमारे पास 100 न्यूटन है, ये हमारे पास आर बी है, और ये हमारे पास 800 है, जिसको मैंने एक्स की दूरी पे रखा। अगर मैं एक्सीज मानता हूं इससे पास हुई है, अगर एक्सीज यहां से पास कर देंगे तो इसका टार्क कितना बनेगा? 0। दैट मीन्स मैं लिखूंगा आर एम इंटू 0। ठीक, फिर इसके बाद अब मुझे बता दो फोर्स किधर लग रहा है? नीचे। जब मैं इस पे हाथ रखूंगा, एक्सिस है ना ये, तो जब मैं इस पे हाथ रखूंगा नीचे लगेगा ना, और हाँ ये अंदर की तरफ है, तो टार्क इनवर्ड आएगा। प्लस लेंगे माइनस लेंगे? प्लस लेंगे। तो हम क्या करेंगे, प्लस हम लिखेंगे 800 इंटू एक्स। ये डिस्टेंस कितनी है? L/2। तो मुझे बताइए, क्या हम लिखेंगे फिर से 100 इंटू L/2, प्लस में कि माइनस में? प्लस में 100 इंटू L/2। फिर इसके बाद यहां पे क्या आएगा? ये ऊपर है, पहले फोर्स को रखा, फिर ऊपर जाएगा। कितनी दूरी पे है? L की दूरी पे है ना, क्योंकि ये यहां एक्सिस से लेके यहां तक कितना दूरी है? L दूरी पे है। माइनस में प्लस में, माइनस आर बी इंटू एल इज इक्वल टू द 0। वही सेटअप है ना जो मैं कर रहा हूं। तो हमारे पास ये बनेगा 0। दिस इज 800 इंटू एक्स प्लस 50L इज इक्वल टू आर बी इंटू एल। वही है ना, वही है क्या? शाबाश। ये हमारे पास क्या हुआ, यहां पे हमारे पास एल का वैल्यू पता है क्या? हाँ, क्या दिया है? यस 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 यस। तो ये कितना होगा फिर? हाँ, 1/3 ऑफ आर बी, यानी कि 1/3 ही ले रहा है ना ये। तो इसका मतलब अगर ये आर एम है, आर बी का जो वैल्यू होगा, आर बी का वैल्यू हो जाएगा RM/3। वही बोल रहा है ना, सो दैट द बॉय एट वन एंड, हाँ क्योंकि कम ही तो होगा, 1/3 है ना। तो इसका मतलब हम यहां पे एक इक्वेशन तो हमने ये लिखी, यहां पे तो मैं और एक चीज भी कर सकता था। समझना बात, जो हमने पहले वाले सिस्टम में क्या किया था, हमने जहां पे मैंने लिखा था, ये कितना आया था? आर एम आर बी इज इक्वल कितना है? 900। ये तो मुझे पता है ना, ये हमारे पास आर बी के बदले में क्या लिखूंगा? RM/3। दैट मीन आर एम प्लस RM/3 है ना, RM/3 इज इक्वल टू 900 है ना। बस हो गया। फिर आर एम का वैल्यू जो होगा, दैट मीन वो कितना बनेगा? दैट मीन 4RM/3 इज इक्वल टू 900। वही है क्या? तो इसका मतलब वो कितना बने? 2700। 2700 डिवाइड बाय 4 कितना बनेगा वो? दैट मीन्स आर एम का जो वैल्यू आ जाएगा वो 675। ये रिएक्शन आया एक। अब यहां से तो मैं निकाल सकता हूं, अगर हम आर एम का वैल्यू मुझे निकालना था तो मैं आर बी को निकाल सकता हूं ना। फिर जरा इधर से लिखो रिएक्शन। अगर यहां से हमारे पास ये वाला वैल्यू आएगा, ये आर बी हमारे पास गिवन होगा ना, आर बी के बदले कितना है ये वाला वैल्यू कितना है? क्योंकि मेरे पास अननोन तो एक ही है ना, अब मुझे सिर्फ एक्स वैल्यू निकालना है वैल्यू। तो मुझे बता दो आर बी के बदले क्या लिख सकते हैं हम? RM/3 लिख सकते हैं ना, RM/3। दैट मीन्स हमारे पास यहां पे लिखेंगे हम
वन बाई थर्ड ऑफ दैट वो बनेगा 800 इंटू एक्स प्लस 50L इज इक्वल टू, ये हमारे पास बनेगा 1/3 ऑफ RM, वही होगा। दैट मीन्स हमारे पास ये बनेगा, हाँ, क्योंकि हमारे पास RM का वैल्यू निकल गया था ना पहले। अगर हम इस तरीके से रिएक्शन लेंगे तो तब हमारे पास निकल जाएगा, जरा ध्यान से समझ ले। अगर हम इसे पुट करेंगे वैल्यू, ये कितना वैल्यू आएगा इधर से, इसका 0, इसका कितना बनेगा RB इंटू 0 प्लस, ये हमारे पास रिएक्शन है, ये नीचे लग रहा है ना, तो बाहर की तरफ आएगा, प्लस हमारे पास आ जाएगा ये वाला वैल्यू 100 इंटू L/2। फिर इसके बाद ये बनेगा, ये भी नीचे है, -800 इंटू एक्स, वेट अ सेकंड, फिर इसके बाद ये ऊपर जाएगा तो प्लस बनेगा ये RM इंटू L, तो हमारे पास ये बनेगा 0, दिस इज 50L/2 -800 इंटू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास बनेगा RM इंटू L। RM का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना 600 के कुछ 675, दैट मीन्स 50L/2 -800 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना बनेगा 675 इंटू L। ये हमारे पास हो जाएगा 50L -800 इंटू एक्स इज इक्वल टू 675 इंटू L। ये इक्वेशन नंबर 1 है। दिस इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे अगर हम RB ही रखेंगे तो RM के फॉर्म्स में, यहाँ पे भी RM है हमारे पास, क्या अगर हमारे पास RM का वैल्यू है 675, ये कितना वैल्यू आ जाएगा फिर 675/3, तो कितना वैल्यू आएगा वो 800 प्लस 50L इज इक्वल 675/3 कर दो, ये कितना आएगा, कितना 225। अब जरा इक्वेट कर दो दोनों को, LL अब कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, यस 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 हो गया। अब एक्सी तो चाहिए मेरे को, हाँ इतारुन यू आर बन जात। अब हमारे पास एक इक्वेशन है 800 प्लस 50L इंटू इज इक्वल टू 225, दूसरा हमारे पास 50L, ये हमारे पास 800, यहां पर भी एक्स है ना, 800 इज इक्वल टू 675 इंटू L, इसका भी L है ना साथ, इसका भी L साथ है। अब हमारे पास कैंसल आउट हो जाएंगे दो इक्वेशन। पहली इक्वेशन को समझ लो बात, अब देखो क्या है मसला। जब हमने, अब समझ लो जब देखो ये हमारे पास ऊपर वाली की वजह से फोर्सेस है। पहला हमने सेटअप नंबर 1 में क्या किया, हमने लिखा समेशन ऑफ द फोर्सेस। समेशन ऑफ द फोर्सेस क्या है हमारे पास, दो फोर्सेस ऊपर की तरफ है, दो फोर्सेस नीचे की तरफ है। जो ऊपर की तरफ फोर्सेस है उनको आपने लिखा RM प्लस RB इज इक्वल टू 800 प्लस 100 कितना हुआ 900। तो हमने लिखा पहला जो हमारे पास फोर्स आया RB प्लस RM जो है वो हमारे पास है 900, वही आया क्या। अब मुझे ये बोला पता है कि RB का जो वैल्यू है 1/3 ऑफ RM है, 1/3 ऑफ RM है, तो दैट मींस हमने लिखा 1/3 ऑफ RM प्लस RM का वैल्यू हो जाएगा 900, है कि नहीं। इसका मतलब ये कितना वैल्यू आ जाएगा 4RM/3 इज इक्वल टू 900। तो इसका मतलब यहां से हमारे पास RM का वैल्यू मिला 665 है ना। अब ध्यान से समझना, अब हमारे पास ये हो गया कौन सा वैल्यू, जो समेशन ऑफ द फोर्सेस पहले वैल्यू वजह से आया। अब हम ये ना रोटेशन की वजह से देख लेंगे। मैंने माना पहले इक्वेशन में जो हमारे पास यहां से एक चीज मैंने पास करी, तो इसका मतलब RM का वैल्यू जो होगा वो कितना बनेगा, RM की वजह से टारगेट कितना वैल्यू आएगा 0। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूंगा ये हमारे पास बीम है, ये घूम रही है, ठीक है, तो इसका मतलब इसके अबाउट जितना भी मास आएगा उसका टारगेट कितना है 0, बिकॉज इसका लिए R का वैल्यू 0 है। जो एंड पॉइंट पे कौन सा रिएक्शन फोर्स है, RB वाला है। RB कितना दूर है, L की दूरी पे है, तो RB की वजह से हमारे पास बनेगा ना RB इंटू L टार्क, तो हमारे पास RB इंटू L लिखा मैंने। फिर इसके बाद सेंटर पे लग रहा है 100 न्यूटन फोर्स, ठीक है, तो उसकी वजह से बनेगा ना 100 इंटू L/2, ठीक। फिर इसके बाद लग रहा है इधर की तरफ 800 न्यूटन, वो एक्स की दूरी पे है, तो बनेगा 800 इंटू एक्स। अब मैटर करता है कि डायरेक्शन कैसे लेंगे, तो वो मैंने आपको फिंगर रूल से बता दिया। तो मुझे बता दो, पहला जब मैंने इसको टारक बनाया, पहले में जब इस वाली पॉइंट से मैंने एक्सिस को पास करा, मेरे पास इक्वेशन बन गई ये वाली। दूसरा में जब मैंने यहां से पास करी, बिकॉज दो हमारे पास बहुत सारे अननोन थे ना, तो हमारे पास इससे पास कर रही, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई ये वाली। अब हमारे पास L वाले भी हमारे पास है और X वाले भी हमारे पास है, तो हमारे पास कैंसिलेशन करके हमारे पास आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास रूल होता है किसका, टॉरक का। एल एक्स में एल एक्स आ जाएगा। बस सिर्फ आपको इतना चीज याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, बट हमारे पास 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला स्टेप कौन सा, समेशन ऑफ द एफ नेट। दूसरा स्टेप समेशन ऑफ द टार्क। तीसरा स्टेप पहले शो करने हैं फोर्सेस, ठीक है, अकॉर्डिंगली आपका क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क। रिलेशन बिटवीन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मूवमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। हाँ हाँ 800 हमने माना अगर ये एक्सिस है
नीचे फोर्स लग रहा है तो मैंने बाहर वाला लिया नेगेटिव, अंदर वाला लिया पॉजिटिव, एक ही मग लेना है। अगर आपने यहां से पॉजिटिव लिया यहाँ पे नेगेटिव लोगे, अगर यहां से मतलब अगर आपने यहाँ पे इनवर्ड लिया पॉजिटिव तो आउटवर्ड लोगे नेगेटिव, बट जो साइन यहाँ पे रखी वही साइन यहाँ पे भी रखनी है, ठीक है, अकॉर्डिंग। बस डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव पॉजिटिव है। क्या बोला मैंने बोला आपको कि जो हमारे पास रिलेशन है, रिलेशन किसके बीच में है? हाँ, ध्यान से समझना बात को, ध्यान से समझना। तो हमारे पास टार्क की इक्वेशन, एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन बनती है आई इंटू अल्फा, आई इंटू अल्फा। देखो कैसे, आप बोलोगे इसने कैसे डायरेक्टली लिखी? सिंपल है, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है क्या? मास इंटू एक्सेलरेशन है ना। तो हमारे पास फोर्स के बदले यहां पे रोटेशन में क्या लिखते हैं? टॉर्क, टॉर्क लिखा। मास के बदले क्या लिखते हैं? मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया। एक्सेलरेशन के बदले क्या लिखूंगा? एंगुलर एक्सेलरेशन दैट्स अल्फा। तो ये हमारे पास रिलेशन बन गई किसके बीच में? टॉर्क एंड अल्फा के बीच में। तो हमारे पास टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। इतना समझ आएगा? शाबाश। टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। आप जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, मान के चलेंगे, समझो समझो समझो, ये एक डिस्क है मेरे पास, डिस्क है मेरे पास। इस डिस्क का इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ द इनर्शिया क्या होगा? mr स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 2। मैंने क्या किया, मैंने इसके अराउंड एक, हमने यहां से एक, यहां पे मैंने एक ब्लॉक को रखा, इधर से एक ब्लॉक को मैंने इधर से रखा, जिसका मास है m, जिसका मास है m, इसकी रेडियस है r, इसकी रेडियस है r। मुझे बताइए इसका हमारे पास टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा? इसका टॉर्क कितना प्रोड्यूस हो जाएगा? जरा क्वेश्चन लिखो वहीं पे, इसी को क्वेश्चन के फॉर्म में लिखेंगे। देखो, कैलकुलेट द टॉर्क, कैलकुलेट द टॉर्क ऑफ अ बॉडी ऑफ in the form of disk when m mass is hanged, when m mass is hanged at the periphery of the disk, at the periphery of the disk, at the periphery of the disk। देखो बेटे क्या है, सुनो मेरी बात, मुझे बोलो अभी तक आपने क्या बोला था? फ्रिक्शनलेस होता है सरफेस फ्रॉम सिटिंग एंड द पुली, जो लॉज ऑफ मोशन में आपने पढ़े थे, पुली प्रॉब्लम्स। आपने नहीं बोला था यहां पे जो हमारे पास फ्रिक्शन होगा। मुझे बताओ कि जब हमारे पास इसका क्या लगेगा वेट नीचे mg, क्या वो फोर्स होगा? ये सर फोर्स होगा। क्या वो फोर्स r की दूरी पे है? क्या वो r की दूरी पे है? तो मुझे बताइए कि जो हमारे पास यहां पे टॉर्क हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? टॉर्क हमारे पास होगा F इंटू आर। क्या सही है ये? कल ही तो मैंने पढ़ाया था आपको। मुझे बताइए व्हाट इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द रेडियस? 90 डिग्री। तो हमारे पास लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर साइन ऑफ 90। दैट मींस हमारे पास टॉर्क बनेगा ना एफ इंटू आर। तो बताइए फोर्स कितना लगेगा? सर फोर्स लगा इन द फॉर्म ऑफ वेट mg, लगा कि नहीं लगा? तो मुझे बताइए टॉर्क किसके बराबर हो जाएगा? mg इंटू आर। वही है क्या? दिस इज द टॉर्क, दिस इज द टॉर्क। नाउ अगर मैं दूसरा पार्ट इसी का बोलूंगा आपको, मैं बोलूंगा फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क। फाइंड, ये तो एक पार्ट था टॉर्क निकालना। अब मैं दूसरा पार्ट दे रहा हूं आपको, फाइंड द एंगुलर, find the angular acceleration of the disk, find the angular acceleration of the disk। क्या होगा बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन? जरा समझ ले। मुझे पता है कि टॉर्क हमारे पास होता आई इंटू अल्फा, है कि नहीं? मुझे यह भी पता है कि टॉर्क इसकी वजह से आएगा mg इंटू आर। आया नहीं आया? इज इक्वल, मुझे यह भी पता है कि डिस्क का मोमेंट ऑफ द इनर्शिया कितना होता है? mr स्क्वायर बाई 2। तो हमने लिखा mr स्क्वायर बाई 2 इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास? अल्फा। एक आर और एक आर हो गया कैंसिल, एम और एम हो गया कैंसिल, तो बचेगा क्या? 2g बाई आर। वही है ना? ये वाला अलग है, हाँ, ये फोर्स का था ना। तो हमारे पास बनेगा m, ये बनेगा कैपिटल M। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? ये हमारे पास m होगा, ये वाला मास, ये वाला होगा हमारे पास ये वाला, ठीक। अगर इक्वल मासेस होंगे तो तब हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे बताइए क्या बनेगा? mg r। यहाँ पे हमारे एक आर हो गया कैंसिल, ये बनेगा 2mg। फिर इसके बाद आएगा डिवाइड हो जाएगा और हो गया ये वाला r, ठीक है। हाँ, इज इक्वल टू अल्फा। दिस इज व्हाट वी कॉल इट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दिस, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो और क्वेश्चन का आंसर बताओ डायरेक्टली। बोले एफ फोर्स एफ इज एक्टिंग ऑन ए हिंज डिस्क पुली। यहां पे हमारे पास हिंज हुआ है, जो मैं अभी बोल रहा। फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क। कितना आएगा?
यही बोला था अभी मैंने, ये बोला था अगर यहां से देखेंगे ये हमारे पास आर की दूरी पे है, ये फोर्स लगा, जब मैं फोर्स खींचूंगा इसको, ये फोर्स था बट एक्सिस ऑफ द रोटेशन की वजह से घूमेगा, तो इसके ऊपर टॉर्क लगेगा। क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा। तो मुझे पता है टॉर्क हमारे पास होगा आई अल्फा। टॉर्क यहां पर बनेगा एफ इंटू आर, ये बनेगा ना फोर्स इंटू दिस इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। वही होगा क्या? तो हमारे पास ये एक आर और ये आर कैंसल आउट हो जाएगा, 2 एफ बाई एम आर इज इक्वल टू अल्फा। हो गया बेटा? क्वेश्चन सारे लिख लो, क्वेश्चन सारे लिखो। अभी टार्क ही चल रहा है, फिर इसके बाद एंगुलर मोमेंटम है, टॉपलिंग है, फिर इसके बाद है रोलिंग। अभी 3 टॉपिक्स हैं, ये आज 2 हो जाएंगे खत्म, कल रोलिंग हो रहेगा। बस होने इधर बेटा। बताइए, बोला फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड जस्ट आफ्टर रिलीज। एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड जो ही मैं इसको रिलीज कर रहा हूं, ये हमारे पास एक्सीज है। जो ये क्वेश्चन करके देगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ चलो मिलेगा, पक्का मिलेगा। बताइए सर, कुछ चाहिए नहीं सर, हम अमीर हैं। मुझे ये चेक करना, आपको बेसिक्स पता है? जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 दिन पढ़ा है वो आपको याद है? आपकी नोज ये नहीं आएगा हमारे के 13। यही ओ 3 बार होता है एग्जाम में, फिर इसके बाद सीट चली जाती है। 3 ही होते हैं ये 3 होते हैं एग्जाम में। वो ओ गुपनो ओ गुपन्स उस टीचु सालों का जंजु निंद्र विच में पाची बाऊ क्वेश्चन सालों का। और एक्सिस तो देखो पहले कौन सी रॉड की है। रॉड की एक्सिस जो है वो एंड से पास हो रही है, एंड से पास हो जाएगा, इसका मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया एमएल स्क्वायर बाय 3 आएगा ना। आपको इसको क्या करना है, वेट कितना लगेगा? वेट तो सेंटर ऑफ द मास को ही लगेगा। तो क्या लिखेंगे इधर पे? लिखेंगे यहां पे हम ये चीज, हम लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। हमें क्या निकालना है? एंगुलर एक्सेलरेशन, भैया ना। शाबाश। बताइए टॉर्क किसके बराबर हो जाएगा? इधर पे लग रहा है फोर्स, कौन सा फोर्स लग रहा है? एमजी लगा, कितनी दूरी पे लग रहा है? L/2। तो फोर्स टॉर्क कितना बनेगा? mg इंटू L/2। दैट मीन हमारे पास टॉर्क लगा mg इंटू L/2 इज इक्वल। यहां पे हमारे पास यही रॉड है ना, यही रॉड है, इसका मास कितना है? इसका मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया कितना हो जाएगा? 1/3 ml स्क्वायर है ना, वही होगा। इंटू हमारे पास क्या होगा? अल्फा। एक एल कैंसल आउट हो जाएगा। तो बताइए किसके बराबर? एम और एम एक ही तो है। तो हमारे पास क्या लिखेंगे? लिखेंगे 3g/2 इंटू एल इज इक्वल टू अल्फा। दिस इज द सेपरेट क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चंस। पहले हमने टॉर्क के, अगर आप देखोगे टॉर्क पे 3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, समझ लो बात, पहले पैटर्न देख लो। पहला क्वेश्चन बनता है एफ इंटू आर पे, दूसरा बनता है वेक्टर वाला क्वेश्चन, वेक्टर फॉर्म में जब आएगा। तीसरा क्वेश्चन बनता है जहां पे आपको इक्विलिब्रियम क्या करने होंगे। चौथा क्वेश्चन बनता है एफ इज आई टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा पे। तो हमें टॉर्क भी पता होना चाहिए, हमें एंगल ये ना मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया भी पता होना चाहिए, इसलिए पहले आई पढ़ाया जाता है, फिर टॉर्क पढ़ाया जाता है, फिर इसके बाद आप अल्फा निकालते हैं 2 से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ गया? तो जरा मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, मैं देखना चाहूंगा। ये थोड़ा सा इसे कॉम्प्लिकेट बनाता हूं मैं। ये एक रॉड है, इस रॉड का मास m, इसकी लेंथ l, इसकी लेंथ l, ये बना रहा है इसके साथ वर्टिकल के साथ एंगल थीटा। वर्टिकल के साथ एंगल क्या बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। ये यहां से हिंजड है, इधर पे हिंजड है।
आपको बताना है फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन व्हेन इट इज रिलीज्ड। फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन व्हेन रॉड इज रिलीज्ड। When a rod is released, find the angular acceleration when a rod is released. When rod is released. शाबाश। फिर से जिक्र नजर रखो, कुछ लंबा नहीं सोचना है, कुछ नया नहीं करना है, वही करना है जो हमने करना है। देखो क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। सिंपल है। मुझे बता दो इसका mg किधर पे लग रहा है, इधर पे सेंटर पे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। बट जो मैं L लूंगा वो L नहीं, L/2 नहीं है। वो जरूरी नहीं कि आप समझ लो बात को। प्रॉब्लम कहां पे हो रही है हमें टॉर्क में निकालने के लिए? हमें पता है कि टॉर्क हमारे पास होता है F क्रॉस R। हम F को भी रिजॉल्व कर सकते हैं, हम R को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। डिपेंड करता है सिचुएशन पे कहां पे क्या रिजॉल्व करना पड़ेगा। F भी क्या होना चाहिए, R को परपेंडिकुलर कोशिश बनाते हैं हम, ठीक है ना। और हमारे पास R को भी क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व कर सकते हैं। मुझे बता दो कि ये हमारे पास L/2 था ना, ये L/2 है, ये कितना आएगा? L/2 कॉस ऑफ L/2 साइन ऑफ थीटा, तो ये बनेगा L/2 साइन ऑफ थीटा। वही बनेगा क्या, L/2 साइन ऑफ थीटा। दैट मींस हमारे पास जो टॉर्क लगेगा वो लगेगा F इंटू L/2 या F इंटू L/2 साइन थीटा। बस यही तो प्रॉब्लम। तो हमारे पास क्या लिखेंगे, हमारे पास mg बनेगा ये वेट इंटू L/2 साइन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, व्हाट इज द एंगुलर, व्हाट इज ऑसम। इधर पे क्या होगा हमारे पास, मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ द रॉड एट एन एंगल थीटा लिखा आया था शायद, पता है क्या था? ये यहीं से पास हुई क्या, इसका मोमेंट ऑफ द इनर्शिया क्या बनेगा, m/3 L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये लिखा आया था, ठीक है। इनटू हमारे पास क्या होगा, अल्फा, आई अल्फा है ना, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। बेसिक कुछ नया है ही नहीं। ये m और ये m चला गया, ये L स्क्वायर में से एक L चला गया, साइन स्क्वायर में से एक साइन चला गया, बनेगा क्या, बनेगा 3g/2, 3g/2, और यहां से बनेगा साइन थीटा, L साइन थीटा। वही है क्या? अब चालाक तरीके से हम याद क्या क्या रखेंगे, इतना थोड़ी करेंगे एग्जाम में। मुझे बता दो, इससे पहला वाला क्वेश्चन जो हमारे पास था, इससे पहला वाला जो हमने क्वेश्चन किया, वहां पे भी तो कुछ ऐसा ही मिला था, 3g/2L इंटू अल्फा। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे चुपकाना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डिपेंड करेगा कॉस की साइन। कॉस की साइन डिपेंड किस पे डिपेंड करता है, आपने एंगल कौन सा लिया। अगर इसने वर्टिकल के साथ बनाएगा ये बनेगा साइन, अगर इसने हॉरिजॉन्टल के साथ बनाएगा ये बनेगा कॉस। समझ में बात आ रही क्या, बाकी और कुछ भी नहीं, रिजल्ट वही है, ठीक है। क्या बात है, क्या बात है। चलो बेटा लिखो आप, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। वनिसो गोबूर एंगुलर मोमेंटम क्या गो, याद रखो हमने एक चीज पढ़ा था, हमने बोला था मोमेंटम, मोमेंटम की बात करें एंगुलर को छोड़ के, मोमेंटम हमने तब बोला था जब हमारे पास बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना लगता था, 0। वही लगा था जब बॉडी के ऊपर नेट फोर्स, मुझे पता है ना ये F इज इक्वल टू dp/dt, वही किया था क्या। इसका मतलब F इंटू dt हमारे पास हो गया ना dp। जब F नेट का वैल्यू 0 हो जाएगा, ये भी बनता 0 इज इक्वल टू dp। तो हमने इंटीग्रेट किया था P1 से लेके P2 तक, याद है क्या, तो बनेगा ना P2 माइनस P1, दैट्स कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम। समझ में बात आई क्या? तो हम बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ, इट इज डिफाइंड एज अ क्रॉस प्रोडक्ट, लिखो वही पे, फिर मैं बताऊंगा। इट इज डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ किसका, R and P, R and P, R and P, इट इज डिनोटेड बाय L, है ना। तो हमारे पास L किसके बराबर हो जाएगा, L इज इक्वल टू R क्रॉस P, यानी कि हमारे पास L जो होगा वो बराबर RP साइन ऑफ थीटा, क्या ठीक है, RP साइन ऑफ थीटा। अभी मैं आपको कंपेयर करके भी पढ़ाऊंगा इक्वेशंस, RP साइन ऑफ थीटा। तो हमारे पास L का वैल्यू मैक्स कब होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री,
जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा तो अब हमारे पास बनेगा आरपी। व्हेन एल का वैल्यू 0 कब होगा? व्हेन थीटा वैल्यू हो जाएगा 0 डिग्री और 180 डिग्री, बिकॉज साइन है। तो हमारे पास क्या बनेगा? तो हमारे पास बनेगा एल का वैल्यू यहां पे 0, दोनों जगह पे 0 बनेगा। मुझे बता दो व्हाट इज पी? एम इंटू वी। व्हाट इज पी? प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी, जिसको हम लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। तो मैं लिखूंगा एंगुलर मोमेंटम हो गया फिर बराबर एल इज इक्वल टू एम वी इंटू आर। समझ में बात आ रही क्या? ये हमारे पास हो गया कौन सा वैल्यू? ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन बनेगी जब हमारे पास इस तरीके से आएगा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा? जैसे टॉर्क पे बना था, जैसे टॉर्क पे क्वेश्चन बना था वैसे इसके ऊपर भी बनेगा। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं पहला क्वेश्चन क्या बनेगा। लिखो पहला क्वेश्चन, देखो देखो, a particle is projected, a particle is projected at an angle of theta। पहले जनरल रिजल्ट बना लेंगे। a particle is projected at an angle theta, a particle is projected at an angle theta, at an angle theta, calculate torque and angular momentum, calculate torque and angular momentum, calculate torque and angular momentum at highest point of projectile, प्रोजेक्टाइल के लास्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है टॉर्क भी, और आपको निकालना है क्या? आपको निकालना है एंगुलर मोमेंटम भी। ठीक, समझना बात क्या करेंगे। देखो हाईएस्ट पॉइंट की बात हुई ना, पहले क्या निकालोगे? बोलो, टॉर्क निकालोगे क्या? बेसिक सवाल है, बेसिक सवाल है, कोई मसला नहीं उतना बड़ा, बट आता है ऐसे ही क्योंकि मिला के देते हैं सवाल फिर लास्ट पे, इसलिए मैं सोच रहा हूं आपको कि आप थोड़ा सा सीखो। देखो, जब पार्टिकल को आपने यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया एट द हाईएस्ट पॉइंट पे, एट द हाईएस्ट पॉइंट पे इसका वेट, इसका फोर्स कितना होगा हाईएस्ट पॉइंट पे? mg। किधर की तरफ होगा? नीचे की तरफ। ग्रेट, mg होगा इसको नीचे की तरफ, यानी कि फोर्स लगेगा ना ये। मुझे बता दो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, इसने डिस्टेंस कितना कवर किया? r/2, वही क्या होगा क्या? तो मुझे बता दो टॉर्क किसके बराबर होगा? टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर, एफ इंटू, यानी कि पूरा साधन में टॉर्क हो गया बराबर एफ आर साइन ऑफ थीटा। मुझे बता दो रेंज और हाईएस्ट पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है इसके बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। तो हमारे पास टॉर्क इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा ना, तो हमारे पास इस पॉइंट पे टॉर्क मैक्सिमम है। तो मुझे बता दो टॉर्क हमारे पास बनेगा ना एम जी इंटू r/2 साइन ऑफ 90। क्या सही है ये? तो साइन 90 का वैल्यू 1 होगा, फिर बनेगा एम जी r/2। व्हाट इज r? r इज नॉट रेडियस, इज द रेंज, इट इज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। r का मतलब है रेंज, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेंज? ट्वाइस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो हमारे पास क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? रेंज का फॉर्मूला क्या हमारे पास है? एम जी इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पे? एम जी, यहाँ पे आर के बदले क्या लिखेंगे? u स्क्वायर साइन स्क्वायर, वही है क्या? हमारे पास रेंज किसके बराबर होता है? ट्वाइस यू एक्स यू वाई। जो हमारे पास रेंज की रेंज का वैल्यू जो मिलेगा वहां पे पुट करना है ना, अगर ऑप्शन में होगा। वैसे ऑप्शन में ऐसे ही नहीं होता है, ऑप्शन में डायरेक्टली आता है ऐसे ही। किधर गया ये? तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा, यहाँ पे वैल्यू जो होगा आर का वैल्यू पुट करना है इधर, डिवाइड बाई 2 कौन करेगा डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट जरा मुझे बता दो आप एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा? मुझे पता है एंगुलर मोमेंटम होता है बराबर एम वी इंटू आर, वेयर आर इज द रेडियस। हियर रेडियस रेंज का हाफ नहीं है बेटा, हियर रेडियस जो होगा वो मैक्सिमम हाइट होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसका मतलब यहां से आर का जो वैल्यू होगा, मुझे बता दो जब ये यहां पे पहुंचेगा मैक्सिमम हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल कितना होता है? वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वहां पे कितनी होती है? u
एम मतलब यू cos थीटा वेलोसिटी होती है, तो बनेगा मोमेंटम कितना बनेगा, एल इज इक्वल टू एम यू cos ऑफ थीटा इंटू हमारे पास आर जो होगा, एल इज इक्वल टू एम यू cos ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाय एच, वेयर एच इज मैक्सिमम हाइट। बिकॉज रेडियस ये होगा ना, अगर ये घूम के आएगा पूरा तो ये रेडियस में आ जाएगा ना, बिकॉज यहां पे आप देखोगे ये बनेगा एम यू cos ऑफ थीटा, ये बनेगा यू साइन ऑफ थीटा। जब यहां से ये वाला वैल्यू हो जाएगा जीरो, ये सिर्फ रहेगा हमारे पास हॉरिजॉन्टल, फिर उल्टा आर बाई टू द रेंज, हाँ इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां पे टॉर्क होता है बराबर फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट है इधर पे, इसकी यहां से लेके अगर मैं एक्सिस ऑफ द रोटेशन ये लूंगा तो फोर्स इधर लग रहा है ना, तो हमारे पास इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, अगर आप हाइट लोगे तो फोर्स भी उधर लग रहा है और हाइट भी उधर ही लग रही है, तो टॉर्क तो जीरो आ जाएगा। ये हमारे पास है पॉइंट, ऑरिजिन से स्टार्ट हुआ ना। अगर आप यहां से मैक्सिमम हाइट लोगे, वही लोगे आर का वैल्यू, तो mg और हाइट एक ही तो डायरेक्शन में, एक ही तो एक्सिस पे आ रहा है, तो इसका मतलब रेडियस तो कुछ हुआ ही नहीं, रेडियस नहीं हुआ तो मोमेंटम ना, टॉर्क कितना बनेगा जीरो, इसलिए यही नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। अगर आपको यही आएगा वेक्टर फॉर्म में आएगा मोमेंटम निकालना, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में है ना, सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट करें जो मैंने कल कराया था टॉर्क में, वैसा ही करना है, वो हमारे पास बनेगा कितना, आर क्रॉस पी में आ जाएगा। ठीक है, शाबाश। जरा एक क्वेश्चन कर लेंगे, तब भी एक क्वेश्चन करेंगे। लिखो, अ बॉडी ऑफ मास, शाबाश, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg is moving with a velocity 3i plus 2j plus 5k 3i plus 2j plus 5k निका, and its radius vector is I plus j plus k, and its radius vector is I plus j plus k. Find the angular momentum. Find the angular momentum. Find the angular momentum. Find the angular momentum. जरा निकाल दो। कैसे निकालेंगे बेटा? मुझे एक चीज पता है कि जब हमारे पास लैम्डा इनटू वेक्टर करते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होता है, डायरेक्शन वही रहती है। मास क्या है? मास एक स्केलर है ना, जो वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, डायरेक्शन तो वही रहेगी ना। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास मोमेंटम होगा वो बराबर m इंटू वी होगा। तो हमारे पास मोमेंटम कितना है? 2 kg है क्या? 2 इंटू वेलोसिटी का वेक्टर कितना है? हाँ 3i प्लस 2j प्लस 5k है ना, तो इसका मतलब बनेगा P इज इक्वल टू, ये कितना वैल्यू आएगा, 6i क्या प्लस 4j क्या प्लस 10k क्या। ये तो मोमेंटम हो गया। तो हमारे पास बनता है आर क्रॉस पी निकालना है हमें, वो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा आई, दिस इज जे, दिस इज के। तो यहाँ पे हमने आर का वैल्यू कितना लिखा था, 1 1 एंड 1, और ये हमारे पास 6 4 एंड 10। सॉल्व इट एंड यू गेट द आंसर ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सुनो, आपको समझ आ रहा है क्या? आपको समझ आ रहा है? हाँ हाँ ना तो बोलो। आया क्या? अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड में आंसर देना होगा तो स्क्वायर रूट के अंदर सारों को करोगे तो आंसर आपको पता है। ये मुझे बताओ, बस 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 बस, ये बेसिक सवाल है। बस मैं चाहता हूं कि आपको फिर जब आप रिवीजन करोगे, आपको कॉपी पे हर एक सवाल मिलना चाहिए, आपको कोई पैटर्न मिस ना हो जाए, अदरवाइज ये कराने वाली सवाल है ही नहीं। जरा इधर देख बेटे, जो कराने वाला सवाल होगा मैं आराम से कराता हूं। सुन तमाम दीदीज, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो हमारे पास यहाँ पे, अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, मुझे बता दो, क्या हमने फोर्स को लिखा था डेल्टा पी बाई डेल्टा टी? क्या मैं सिमिलरली टॉर्क को लिख सकता हूं
डेल्टा एल बाई डेल्टा टी, लिख सकते हैं ना सिंपली, इट इज कंपैरिजन। तो हमारे पास अगर फोर्स होता है बराबर चेंज इन मोमेंटम पे चेंज इन टाइम, तो टार्क नहीं होगा बराबर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम पे चेंज इन टाइम, है कि नहीं? हाँ ना, तो बोलो। तो हमारे पास यहाँ पे टॉर्क का जो वैल्यू होगा वो बराबर डेल्टा एल बाई डेल्टा टी। तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम निकाल सकते हैं, यानी कि जो हमारे पास चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू द टाइम जो हमारे पास होगा वो हमारे पास निकलेगा टॉर्क। क्या निकलेगा? टॉर्क। जरा बता दो इस क्वेश्चन का आंसर फिर। पहले लिखो वहीं पे, टॉर्क इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई डेल्टा टी। डेल्टा एल बाई डेल्टा टी वेक्टर में लिखना डेल्टा एल मतलब एंगुलर मोमेंटम। हाँ, बताओ। At a constant torque acts on a uniform circular wheel changes its angular momentum from a naught to 4a in 4 seconds. Then the magnitude of this torque is equal to, तो मुझे एक चीज तो मैंने अभी बोला आपको, टॉर्क हमारे पास होता है डेल्टा एल बाई डेल्टा टी। इसका मतलब टॉर्क इज इक्वल टू एल एफ माइनस एल आई डिवाइडेड बाई टी। दैट मीन्स हमारे पास बनेगा ये 4 ए नॉट माइनस ए नॉट डिवाइडेड बाई 4। इसका मतलब कितना आएगा? 3 ए नॉट बाई 4। ये हमारे पास आंसर होगा। ठीक है बेटा, सुमो सुसा क्वेश्चन था देखो, लिखना था। हाँ, उतना भी मुश्किल सवाल नहीं थे, वहां पे इजी सवाल आता है, फिर इसके बाद उन्हीं से इंसान सुसाइड करता है। नहीं, मैं सच ही बोल रहा हूँ, हम बड़े क्वेश्चन के पीछे पीछे जाते हैं तो बेसिक क्वेश्चन छूट जाते हैं। जरा बहना आप उठो वहां से, उठो 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 उठो, आ जाओ आगे। 8th के बच्चों की तरह आपको बोलना पड़ता है, जरा उठो बेटा वहां से, आप बैठो इधर पे, गड़े दे आप जरा पीछे बैठ पे। शाबाश, वेरी गुड। अब क्लास भी बड़ा लग रहा है और बच्चे भी लग रहे हैं बड़े, और शोर भी नहीं होगा। ऐसे ही रहना आप कल की क्लास में मेरे साथ, मेरे पास जब मेरी क्लास होगी सेम रह पाओगे ना 20 मिनट एक दूसरे दूर। शॉक हो रहा है। ओके, इतना समझ आया क्या? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इधर पे। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? एंगुलर मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज 31.4 जूल सेकंड्स and its rate of the revolution is 10 cycles per second. Calculate the moment of the inertia of the body about its axis of the rotation. About its axis of the rotation. मुझे बता दो क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कौन सी इक्वेशन लगेगी जरा बताइए। क्या क्या गिवन है? मुझे एंगुलर मोमेंटम पता है, L इज इक्वल टू L मुझे पता है 31.4 जूल सेकंड है। इट इज रेट ऑफ द रेवोल्यूशन इज 10 साइकिल्स पर सेकंड। 10 साइकिल्स पर सेकंड हमारे पास है। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ द इनर्शिया। मुझे बताओ एक बात, यहां पर समझना बात को। L इज इक्वल टू, मुझे कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ बेसिक इक्वेशन जानता हूं, MVR वही है ना, इसी को मैं जानता हूं। तो मुझे ये पता है कि अगर मैं M को लिखूंगा, V के बदले में लिखूंगा ओमेगा, कुछ पता है ना, यहां से ओमेगा पता चल रहा है, मैं लिखूंगा इसको ओमेगा इंटू आर। तो हम लिखेंगे L इज इक्वल टू M ओमेगा आर स्क्वायर, ये M आर स्क्वायर को ना I, दैट मीन I ओमेगा आएगा। ये बेसिक इक्वेशन है। I का वैल्यू कितना बनेगा? I का वैल्यू बनेगा L बाई ओमेगा। हाँ, मुझे लगा आप डायरेक्टली लगाओगे ये वैल्यू, मैं वेट कर रहा था गलती करोगे बट नहीं की। असल में हमारे पास यहां पे ओमेगा होता है बराबर 2 पाई बाई टी। इसका मतलब ओमेगा होता है बराबर 2 पाई इंटू एफ। असल में जो ये रेवोल्यूशन पर सेकंड होता है ये क्या होता है? ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी होता है। तो ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई इंटू 10, वही आएगा ना। तो ओमेगा का वैल्यू आएगा 20 पाई, वही आया। तो हमारे पास क्या बनेगा? आई का वैल्यू हो गया 31.4 डिवाइडेड बाई पाई का वैल्यू है 3.14 मल्टीप्लाई बाय है 20। आप देखो कितना वैल्यू आएगा। यस, हाँ, आया क्या बेटा? चलो बेटा लिखो, कंपैरिजन बिटवीन ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन। कंपैरिजन बिटवीन ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन। कंपैरिजन बिटवीन ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन। इसको मैं लिखूंगा ट्रांसलेशन मोशन, इसमें मैं लिखूंगा रोटेशन मोशन। पहली इक्वेशन से हम स्टार्ट करेंगे। पहली इक्वेशन हमारे पास है
v इज इक्वल टू u प्लस एटी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, f इज इक्वल टू m इंटू a, p इज इक्वल टू f इंटू v पावर, काइनेटिक एनर्जी हो गया बराबर 1/2 mv स्क्वायर। और है कोई इक्वेशन? यहां से हम क्या लिखेंगे, दिस इज ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, ये हमारे पास थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस 1/2 अल्फा इंटू टी स्क्वायर, वी स्क्वायर हमारे पास हो गया ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा। यहां पे हमारे पास होगा टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, जो हमने भी निकाला पड़ा, पावर हो गया बराबर यहां पे यह टॉर्क इंटू ओमेगा, काइनेटिक एनर्जी हो गया बराबर 1/2 तो वही होगा, m के बदले लिखेंगे हम आई और v स्क्वायर के बदले लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बेटा, वेरी गुड। A rod of mass m and length l is pivoted to a fixed support at one end of its O. It is rotating with a constant angular velocity omega. Write the expression for its kinetic energy. Yes. क्या लिखेंगे हम लिखेंगे एंड से पास हो रही है काइनेटिक एनर्जी, इधर पे बनेगी 1/2 m i ओमेगा स्क्वायर है ना, इसका मोमेंट ऑफ द इनर्शिया कितना होगा 1/2, यहां पे बनेगा 1/3 ml स्क्वायर है ना, तो हमारे पास बनेगा 1/3 ml स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, वही है ना, तो हमारे पास क्या बनेगा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का 1/6 ml स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। आया क्या? बेसिक्स से हमने पढ़ा था, बेसिक्स क्लियर है इसीलिए आपको इजी लग रहा है। असल में रोटेशन स्टार्ट होता सर्कुलर मोशन से, ठीक है, ये सारा वही से आ रहा है, ओमेगा अल्फा वगैरह वगैरह घूम 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 के अभी यूटिलाइज हो रहे हैं इधर पे, इसलिए हमें कोई चीज नहीं लग रही है ऐसा कि जो बीच में आई है। लिखा है इसका, जरा इसका बताइएगा बेटा। द मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस इज 1.2 kg per meter square, 1.2 kg meter square to produce a rotational kinetic energy of इतने joules and angular acceleration of 25 radian per second must be applied for। हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ द इनर्शिया मेरे पास गिवन है, आई मेरे पास गिवन है, कितना है 1.2 kg meter square to produce a kinetic energy of 15, that means kinetic energy मेरे पास गिवन है 1500 जूल, एंगुलर एक्सेलरेशन इज इतना, अल्फा वैल्यू मेरे पास पता है 25, मस्ट बी अप्लाइड, मुझे क्या चाहिए टाइम निकालना क्या, तो मुझे बताइए हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, हाँ काइनेटिक एनर्जी के लिए हम इक्वेशन कौन सी लगा सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी के लिए हम इक्वेशन लगाएंगे, यहां से हम कुछ निकाल देंगे ना। मुझे एक चीज पता है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आई 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर है ना ये, तो यहां पे हम लिखेंगे 1500 इज इक्वल टू 1/2 आई के बदले कितना है 1.2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो इसका मतलब ये बनेगा 3000 डिवाइडेड बाई 1.2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा का वैल्यू निकल जाएगा ना इधर से, ओमेगा का वैल्यू निकल जाएगा, इनिशियली तो ये रेस्ट पे था तो टाइम निकल जाएगा, फिर कितना वैल्यू आएगा ये रूट में 50 आएगा हमें ओमेगा, 50 रेडियन पर सेकेंड आया हमारे पास ओमेगा, मुझे टाइम चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा ओमेगा मैंने अभी लिखी इक्वेशन, ओमेगा इज इक्वल ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, तो ये हमारे पास हो गया 50, इनिशियली ये रेस्ट पे था, प्लस हमारे पास अल्फा वैल्यू कितना है 25 रेडियन इंटू टी, इसका मतलब होगा 50 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू टी, दैट मीन टी का वैल्यू हो जाएगा 2। यस, वही जैसे कि हम वहां पे मोशन में कर रहे थे सवाल, वैसे ही सवाल यहां पे भी है। चलो हो जाओ स्टार्ट, हमारा क्विज आया है, 20 क्वेश्चन है, जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि कल से पढ़ना है ना रोलिंग मोशन।
लास्ट टॉपिक रोटेशन का। कौन सा ग्राफ लग रहा है आपको इनमें से? टिक की तरफ नहीं जाना। देख बच्चे, अगर मैं इस क्वेश्चन को पहली बार देखता मैं कैसे सोचता। सुन, बोला मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर जो ही मुझे दिमाग में आया, मुझे आया 2/5 mr अबाउट x is parallel to the diameter and at a distance of the x from its ix। ये तो कहां से है? जब ये सेंटर से हुआ था, समझना, मुझे कैलकुलेट कुछ नहीं करना है। यहां पे हमारे पास कितना है? 2/5। वेरी गुड। यहां से लेके यहां तक जो हमारे पास होगा पैरेलल ही है, तो डायमीटर पर पास हो रहा है। यहां पे कुछ आएगा ना mx स्क्वायर से, आएगा ही नहीं। तो मुझे पास आएगा ना, हमारे पास आएगा टोटल मोमेंट ऑफ द इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर प्लस आएगा mx स्क्वायर, वही आएगा। क्या ये कांस्टेंट मानता हूं मैं? बिकॉज ये तो हमें कांस्टेंट ही रहेगा। इसको मैं बोलूंगा कि हमारे पास ये बनेगा यहां पे, इसको मैं c बोलूं प्लस mx स्क्वायर, वही है क्या? वो इसका मतलब इंटरसेप्ट के आधार में आ गया। वो दैट इंटरसेप्ट जो ही मुझे पता चला, तो ये और ये तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों में इंटरसेप्ट है नहीं। ऐसा समझ आया क्या? इंटरसेप्ट दो में नहीं है। अब मुझे बता दो आई को क्या रिलेशन है एक्स के साथ? डायरेक्ट रिलेशन, स्क्वायर है ये, तो इसका मतलब अपवर्ड बनेगा, है ना? तो कौन सा इनमें से आएगा? जब ये कैंसिल हुआ था यहां पे चांसेस है, बट ये कैंसिल इंटरसेप्ट की वजह से हुआ। यहां पे ये कैंसिल इसलिए हुआ बिकॉज ये स्ट्रेट दिखा रहा है, और ये हमारे पास बचा सिर्फ एक ही ऑप्शन। अच्छा, अगर ये बोलता, अगर ये बोलता कि सेंटर से मुझे बता दो, ये वाला नहीं बोलता, ये वाला बोलता, ग्राफ कौन बनता? ये वाला, ये मैंने दिखाया था आपको पहले ही ग्राफ में। समझ में आ रही है? इसने क्या चेंज किया, ट्रिक लगाई। ये कब है? जी मतलब जी का सवाल है, ऐसे ही सोचेगा वो, ठीक है। नीट में तो इतना नहीं सोचते वो। तो हमारे पास होगा क्या, यहां से इसने ये सोचा कि इसको मैं देखूंगा कि इसको ये वाला ग्राफ तो जनरली पढ़ाया जाता है, इसको ये यार डायरेक्टली होगा, बट उसने क्या लिखा, इसने पैरेलल एक्सिस फॉर्म लगा दी, ताकि इसको एक चीज तो पता होगा ये ऑलरेडी आपको, ये वाला पैरेलल एक्सिस फॉर्म में आप जो कंसीडर करते हैं ना सेंटर ऑफ मास वाला, वो कांस्टेंट रहता है, तो वो वाला चेंज हो जाएगा एक्स के साथ, तो ग्राफ हमारे पास बनेगा ये वाला ग्राफ। इनको घर जाके जब नोट्स मिलेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जो मैं ढूंढ ढूंढ के ला रहा हूँ उनको कर लेना, घर में सारे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। देखो आप कितना सीखोगे इस वाले क्वेश्चन से, आप बहुत सीखोगे। मतलब पूरा सेंटर ऑफ द ये ना मोमेंट ऑफ द इनर्शिया, इस क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन से आपको याद आएगा सारा मोमेंट ऑफ द इनर्शिया। जानबूझ के लाया मैंने ये वाला सवाल। अच्छा जब जब लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच कराना होता है, एक दो मैच कराने होते हैं, फिर इसके बाद देखना होता है, ठीक है। बताइए, मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर अब रेडियस आर अबाउट एनी टेंजेंट। टेंजेंट से हाँ पैरेलल एक्सिस फॉर्म लगेगा, तो बनेगा 7/5 mr स्क्वायर, बनेगा ना? वो ए को है सेकंड, ए को है सेकंड, ये वाला भी है और ये वाला भी है, ये दो कैंसल आउट हो गए, है ना? इसी को एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। इसको एलिमिनेट करते हैं ऑप्शंस को, ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला भी कैंसिल आउट हो जाएगा। जरा दूसरा देख, मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस एट एनी टेंजेंट कितना बनेगा? 5/3 है कि नहीं? सेकंड को कितना है? ए, वही है ना? बी को है फर्स्ट, तो आंसर इज दिस। यही बात समझ क्या? फिर बाकी तो आपको पता है, ऑलरेडी याद है ये चीज हमें। अगर आप करना भी चाहोगे, वो हमने करा है, सारों का हमने लिखा था मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया, ठीक। आपके लिए मैं मसाला तैयार कर रहा हूँ, वो मैं बनाऊंगा आपको, 10-25 पेज तक दूंगा मैं आपको यहीं से, ठीक है। Movement of the inertia of the rod of length L and mass m about an axis perpendicular to the rod passing through the midpoint. ml square by 12। ये तो डायरेक्टली स्टैंडर्ड रिजल्ट बोल रहा है ना। तो हमारे पास ए को थर्ड है, कौन सा ए को थर्ड? ये तो या तो ये होगा, ये तो नहीं होगा। पहले इन दो को एलिमिनेट कर लेंगे, फिर इनके बारे में सोचना ही नहीं है। ये हमारे पास ए और बी एलिमिनेट हो गया। फिर दूसरा क्या बोल रहा है? मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ द रॉड ऑफ लेंथ एल ऑफ मास 2m थ्रू द वन एंड ऑफ इट्स, ठीक है ना? वन एंड में हमारे पास क्या बनेगा? 1/3 ml स्क्वायर, बट यहां पे 2m है ना, तो बनेगा 2m/3l स्क्वायर। है कोई ऑप्शन? कौन सा? दैट मींस फोर्थ। कौन सा है? दैट मींस आंसर इज सी, दोनों में। अच्छा सवाल है फिर। ओके, तीसरा भी क्या करेंगे फिर? मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ द रॉड ऑफ लेंथ 12 मास m अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द पासिंग थ्रू द रॉड ऑफ द मिड पॉइंट। पहले बनेगा ml स्क्वायर बाय 12, बनेगा ना? तो m, ये हमारे पास 12 है ना, 2l स्क्वायर बाय 12 होगा ना ये। तो हमारे पास कितना बनेगा? दैट मींस 4l स्क्वायर, ml स्क्वायर इनटू 4 डिवाइडेड बाय 12, दैट मींस ml स्क्वायर बाय 3। तो हमारे पास इसमें है सेकंड, इसमें सी में है ना, तो ऑप्शन इज दिस। आया समझ? बस टू क्वेश्चन, यही का ही होगा। हाँ
2021 का दोनों क्वेश्चन। ये मैंने कल पढ़ाया था आपको, पूरा पूरा आधा लेक्चर दिया मैंने इसी पे। बताइए क्या होगा। इफ एफ बी अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल हैविंग द पोजीशन वेक्टर आर एंड टॉर्क टाउ बी द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट द गिवन ऑरिजिन इज, क्या होएगा आंसर? बोला था कल। If F be the force acting on a particle having the position vector r and torque tau be the torque of this force about the origin, origin के about r रेडियस है, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या आएगा इसका, वही तो बोल रहा हूं मैं, देखो ऐसा समझ ले। बॉडी से नहीं है, एफ हमारे पास फोर्स लग रहा है एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल हैविंग द पोजीशन वेक्टर आर, उसका पोजीशन वेक्टर कितना है आर एंड टॉर्क है टाउ बी द, ये हमें लगता कहां पर है, बी द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट द ऑरिजिन इज, जब ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में टॉर्क फोर्स लगेगा तो टॉर्क आ जाएगा, ठीक है ना, टॉर्क आ जाएगा। जब टॉर्क एक ही फोर्स तो लग रहा है ना, मान लो ऐसे समझ लो, ऐसा समझ लो, ये हमारे पास एक रॉड है, ये हमारे पास ऑरिजिन है, ऑरिजिन से इस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वो आर है, तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, ऐसा ही होगा कुछ। तो हमारे पास ये आर है, ये हमारे पास एफ इन टार क्या हो जाएगा, टॉर्क, है ना, दैट मीन टॉर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। समझ में आता है क्या, कौन सा है, दोनों आएंगे, दोनों ही जीरो आएंगे ना, सी, ये हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो, एफ डॉट टॉर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो। हाँ ये ठीक है, वैसे वाला क्वेश्चन ये भी हमारे यूई का ही होगा शायद। ओके ये वाला क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन है। चलो बताइए, इनको घर में ऐसे ऐसे लिख लेना, इसको इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस तो करनी है, जहां शाम को 20 क्वेश्चन इस पे है जो मैंने कराए यहाँ पे। बताइए, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ a circular disk and a circular ring are the same radius about tangential axis in the plane is, tangential axis मतलब पैरेलल एक्सिस, और एक हमारे पास है रिंग, दूसरा हमारे पास है डिस्क, एक हमारे पास है रिंग, दूसरा हमारे पास है डिस्क। रिंग का मोमेंट ऑफ द इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस क्या आएगा, यहां पे बनेगा एम आर स्क्वायर, यहां पे होगा एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस हमारे पास यहां पे होगा एम आर स्क्वायर, यहां पे होगा एम आर स्क्वायर, तो बनेगा ट्वाइस एम आर स्क्वायर, इसका मोमेंट ऑफ द इनर्शिया होगा, इसका बनेगा 3 एम आर स्क्वायर बाई 2, वही होगा ना। तो मुझे बताओ रेडियस ऑफ द गायरेशन इसका और इसका, मैंने बोला रेडियस ऑफ द गायरेशन क्या होता है, एक्सिस से पॉइंट ले लो के की दूरी पे, जहां पे मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया वही आएगा, तो हमारे पास आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, वही होगा। इसके बाद क्या लिखूंगा, 2 एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, भाई ऐसे ही किया था ना कल, एम और एम क्या हुआ, कैंसल, तो के स्क्वायर क्या बनेगा, आर रूट 2, आर रूट, वही आया क्या, इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा √3/2 इंटू आर, ऐसा ही पढ़ाया था कल, मैंने बोला था इस पॉइंट पे लेंगे कि ए का वैल्यू होगा, आई का वैल्यू होगा एम के स्क्वायर, आई का वैल्यू कितना, आई का वैल्यू कितना, 3/2 एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, एम और एम हो गया कैंसल, ये जब रूट बढ़ेगा ये बनेगा √3/2 इंटू आर इज इक्वल टू के। नाउ इन दोनों का रेशो लेना है, रेशो किस किस का लेना है बेटा, रेशो लेना है हमारे पास सर्कुलर रिंग एंड सर्कुलर डिस्क, डिस्क बाय रिंग, दैट मींस √3/2, रूट यहां पर भी और यहां पे √2, ये 2 हो गया कैंसल, दैट मींस हमारे पास कितना वैल्यू आएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये बनना मल्टीप्लाई, दैट मींस बनना √3 डिवाइडेड बाय √4, तो ये बनेगा कौन सा वैल्यू आ जाएगा, इसने 4 बनाया है, दैट मींस √3/4, ठीक है ना। अब इसे ध्यान से समझना, क्वेश्चन को जल्दबाजी नहीं करना, √3 इज टू √4, √4 इज टू √3, इसका मतलब पूरा पहले लिखना है, जो पहले दिया होता है रेशो में उसको टॉप पे लिखा जाता है और बाद में जो दिया जाता है उसको बाद में लिखा जाता है, तो पहले डिस्क दिया है तो मैंने डिस्क का ही लिखा, इसलिए हमारे पास आंसर बनेगा √3/4, √3 टू √4। अगर आप पहले रिंग लिखोगे आपको आएगा √4 टू √3, गलत होगा, ठीक है, तो पहले इसका थोड़ा सा ख्याल रखो। सारों को समझ आया क्या, ये सेम क्वेश्चन है क्या, सेम ही है ना, सेम नहीं होगा ऑप्शन,
इसका नॉर्मल लेना पड़ेगा शायद। ये बोल रहा था रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द gyration ऑफ द सर्कुलर डिस्क एंड द सर्कुलर रिंग ऑफ द सेम रेडियस अबाउट द टेंजेंशियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। इसका आएगा √3/2, बिकॉज 4 को इस टाइम पे रूट कैंसिल कर रहा इस वाले क्वेश्चन में। तो हमारे पास आया था ना अभी अभी हमारे पास बना था क्वेश्चन, तो हमने किया, हमारे पास अभी आया था √3/√4। √4 का मतलब वही ना 2, तो हमारे पास बनेगा √3/2। तो आंसर इज दिस। ठीक है, क्वेश्चन वही है बट इसने थोड़ा सा ऑप्शंस में चेंज किया है। Two discs have the same masses in the ratio of 1:2 and the diameter is 2:1. Find the ratio of their moment of the inertia. Two discs, दो डिस्क हमारे पास है, डिस्क का मोमेंट ऑफ द इनर्शिया I1 अगर मैं लिखूंगा वो बनेगा mr²/2, वही होगा क्या। दूसरा I2 का वैल्यू हो जाएगा इसका m1r1 m2 r2/2। जब मैं I1/I2 लिखूंगा हमारे पास बनेगा m1r1² डिवाइडेड बाय m2r2²। 2 हो गया ना कैंसल। m1/m2 का रेशियो कितना है, m1/m2 का रेशियो हमारे पास 2 to 6 ऑफ द मासेस इन द 1/2। I1/I2 का जो वैल्यू होगा वो बराबर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2:1, दैट मीन्स 2/1 का स्क्वायर बनेगा 4:, I1/I2 इज इक्वल टू वो बनेगा 4 × 1 डिवाइडेड बाई 2 × 1। यस, I1/I2 का जो वैल्यू होगा वो बराबर 4/2, दैट इज इक्वल टू 2:1। आंसर इज 2:1। है कोई क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे, सेम ऐसे ही आते हैं। ठीक, वो अलग अलग हमने पढ़ा, वो अलग अलग ठीक था, वो कॉन्सेप्चुअली था, बट अब क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे वो इसी तरीके से आएंगे, रेशियो निकालना वगैरह वगैरह निकालना। ठीक है, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को घर जाके प्रैक्टिस कर लेना फिर से। यहाँ पे अगर नहीं भी लिखोगे घर में आपको प्रैक्टिस करनी, ये 30 क्वेश्चन है, लगभग 20 क्वेश्चन, तो इनको घर में आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक, शाबाश। जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। सेम मैंने क्वेश्चन कराया था बट मैंने डिफरेंट डिफरेंट जगह पे दिखाया था। स्टार्ट मैंने मोमेंट ऑफ द इनर्शिया इसी क्वेश्चन से किया था, अगर आपको याद होगा तो। बोल रहे देखिए, बोल रहे ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल प्लेन में यूनिफॉर्म थिकनेस द साइड सच दैट AB इज ग्रेटर देन BC। AB है ये ज्यादा है एज कम्पेयर टू BC। जो कम है तो ये तो कम पता ही है, तो सबसे ज्यादा ही होगा। तो आर्डर बनेगा मेरे साइड का AC इज ग्रेटर देन AB इज ग्रेटर देन BC, है ना। सबसे कम कौन, BC, जिसका कॉरेस्पॉन्डिंग BC का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा I2 है, तो सबसे ज्यादा कौन होगा फिर I2। मैंने बोला था जिस एक्सिस के नजदीक मास होगा उसका मोमेंट ऑफ द इनर्शिया सबसे ज्यादा होगा, यही होगा। तो हमारी ये वाली एक्सिस जब मैंने पास करी तो सबसे ज्यादा मास बचेगा ना, इसका कम होगा, तो हमारे पास क्या बनेगा I2 सबसे ज्यादा होगा ना फिर। तो I2 है कोई ये वाला, फिर इसके बाद I1, फिर इसके बाद I3। तो आंसर इज, आया समझ। कॉन्सेप्ट पहले डायरेक्टली बताया था, क्वेश्चन मैंने अलग अलग कराया था इसको। 3, 4 एंड 2 ये वही हुआ ना। अगर ये हमारे पास 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो 3 पे सबसे ज्यादा आया था, फिर इसके बाद 4 पे आया था, फिर इसके बाद 5 पे आया था। ठीक, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नीट के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। सेंटर ऑफ द मास जो हमारे कौन सा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। हाँ, सेंटर ऑफ द मास इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग इज एट इट्स ज्योमेट्रिक सेंटर। ट्रू है, ठीक है ना, ट्रू है ये वाला, ये तो सही है। दूसरा, मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया इज अ टेंसर क्वांटिटी, सही है, टेंसर क्वांटिटी है। तीसरा, रेडियस ऑफ द gyration इज अ वेक्टर क्वांटिटी, नहीं। फिर इसके बाद फोर्स इज द ट्रांसलेशन मोशन इज एनालॉगस टू द टॉर्क ऑफ दैट, यस। फिर इसके बाद फोर्स ऑफ द मास ऑफ द रेडियस ऑफ द मोमेंट ऑफ द इनर्शिया इज द ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ द, ये वाला आंसर है। ठीक है, इनको घर जाके जरूर करना एक बार। टेंसर क्वांटिटी का मतलब होता है, सुन, टेंसर क्वांटिटी का मतलब होता है कि जिसका इफेक्ट कहीं पे वेक्टर एक्ट करेगा, कहीं पे स्केलर एक्ट करता है। मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया कहीं कहीं पे हम वेक्टर कंसीडर करते हैं, बट जनरली हम इसको करते हैं स्केलर। ठीक है, अब इसने बोला टेंसर, दैट मींस प्रेफरेंस रहेगा टेंसर को एज कंपेयर टू स्केलर। आई बात समझ। तो इसलिए जैसे कि आप बायोलॉजी में देखते हैं ना, प्रेफरेंस 1 प्रेफरेंस 2। अगर मैं फॉर एग्जांपल बोलूंगा फर्टिलाइजेशन ऑकर्स एट, मैं लिखूंगा पहला ऑप्शन फ्लोपियन ट्यूब, दूसरा ऑप्शन एआई जंक्शन। ऑप्शन आंसर क्या है, फ्लोपियन ट्यूब भी आंसर है, एआई जंक्शन भी आंसर है, बट मोस्ट मतलब प्रेफरेबल आंसर कौन सा होगा, एआई जंक्शन। समझे बात आ रही है। तो ये ऐसे होता है ये वाली चीज भी। बोलिए,
पहले क्वेश्चन का अभी लिखाया मैंने आई इंटू ओमेगा, दूसरी का मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर ऑफ मास एम रेडियस आर, सॉलिड स्फीयर है ना ये, ठीक है। तुम कॉन्फिडेंस बढ़ाओ ना खातर, ये लगना चाहिए ना, अगर चैप्टर 10 दिन पढ़ा 5 दिन पढ़ा तो आ भी रहा है कुछ, मच मीन ये किसी ना किसी एग्जाम में आए होंगे। A particle is moving in a circular path, has an angular momentum is L. If its frequency of the rotation is halved, the angular momentum becomes, देख अगर हम इनिशियली देखेंगे L इज इक्वल आई ओमेगा, ठीक है ना। अब पूरा मैंने हाफ कर दिया इसको, जब मैंने L इज इक्वल टू आई तो वही हुआ ओमेगा बाई 2 हो जाएगा ना वो, इसको L1 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे L2, तो बताइए किसके बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास L प्राइम यानी कि L2 बाई L1 इज इक्वल टू आई ओमेगा बाई 2 इंटू आई ओमेगा कैंसल, L1 by 2, दैट मीन L2 इज इक्वल L by 2, आंसर इज L by 2, ठीक है। नहीं समझे, सिंपल है ना, आसान सवाल है, ठीक है। सिंपल क्या करना है, आई हमें पता है कि L इज इक्वल आई ओमेगा होगा। अब बोल रहा है कंडीशन, ये तो इनिशियल कंडीशन है, दूसरा बोल रहा है कि इसका मैंने हाफ करा तो L प्राइम नया आएगा ना आई ओमेगा by 2, बस दोनों को इक्वेट कर दे, आंसर निकाल दे, ठीक। फोर्स किधर लग रहा है, बस क्वेश्चन बना के देता हूं, बस फोर्स किधर लग रहा है ना, ये हमारे पास 3 मीटर है, ये एंगल कितना बन रहा है इसके साथ 30 डिग्री, ये एक्स एक्सिस है, तो इसका ये 3 क्या बनेगा 3 cos ऑफ 30 डिग्री, बनेगा ना। तो हमारे पास ये मतलब लोगे, आप टार्क लोगे, टार्क हमारे पास ये वाला आएगा ना, तो हमारे पास डिस्टेंस, इस टाइम तो आप वेक्टर को रिजॉल्व नहीं करोगे, वेक्टर वही लग रहा है, तो हमारे पास इसको आप रिजॉल्व करेंगे, इस 3 को, 3 तो लग रहा है किसी एंगल पे, हमें वो लेना है जहां पे हमारे पास ये बनेगा परपेंडिकुलर, तो मुझे बता दीजिए ये हमारे पास कितना बनेगा, ये हमारे पास ये वाला वैल्यू बनेगा 3 cos ऑफ 30 डिग्री, वही होगा ना। तो हमारे पास फोर्स कितना दे रहा है, ये फोर्स दे रहा है 2 न्यूटन है ना, 2 न्यूटन फोर्स दे रहा है, तो हमारे पास यहां पे क्या बनेगा, ये 2 3 cos ऑफ 30, cos 30 का वैल्यू अंडर रूट, दैट मीन 2 इंटू 3 इंटू रूट 3 बाई 2, कैंसल आउट हो जाएगा, आंसर है कोई ऐसा 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, तो फोर्स लग रहा है ये, अगर ये फोर्स लगेगा एक्स एक्सिस के साथ ही जेड एक्सिस, वाई एक्सिस के साथ बनेगा नहीं, ये वाई है क्या, अच्छा बोल रहा है a force 2 Newton acts on a particle P in the axis Z plane, the force is parallel to x axis, जब ये पैरेलल होगा एक्स एक्सिस को, बोल रहा है ये फोर्स जो है ये पैरेलल है एक्स एक्सिस को, पैरेलल होगा एक्स एक्सिस को तो टॉर्क तो लगेगा ही नहीं, तो मुझे क्या करना है परपेंडिकुलर बनाना है वाई को, समझे बात आ रही है क्या। अगर ये हमारे पास ये बन रहा है, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, वाई एक्सिस के साथ कितना बना रहा होगा फिर, या जेड एक्सिस के साथ कितना बना रहा होगा 60 डिग्री, तो हमारे पास क्या बनेगा cos ऑफ 60, cos 60 का वैल्यू कितना बनेगा, ये प्लेन के ऊपर भी तो डिपेंड करेगा ना, cos 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/2, तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा 1/2, तो हमारे पास 2 हो गया, कैंसिल, आंसर इज 3, बिकॉज ये हमारे पास अगर आपने इसको एक्स एक्सिस के साथ ही क्या किया रिजॉल्व किया, तो ये फोर्स एंड ये बनेगा ना पैरेलल, तो एंगल बनेगा 0, तो टार्क कितना आएगा 0 आएगा ना, तब तो टार्क लगेगा ही नहीं, इसलिए हमारे पास या तो इसको वाई एक्सिस के साथ करना है रिजॉल्व, या तो इसको एक्स एक्सिस के साथ रिजॉल्व करना है। अगर इसके साथ 30 बना रहे, इसके साथ कितना बनेगा 60, सही बात आ रही है, तो हमारे पास ये अगर 30 है, ये कितना होगा फिर 60 होगा ना, तो हमारे पास ये बनेगा ना फिर cos ऑफ 60, तो cos 60 का वैल्यू हो गया 1/2, आंसर इज 3, है कोई ऑप्शन, हो गए, थके क्या, बस ये वाला क्वेश्चन बता दो, एक मिनट, हॉलो स्फीयर कल ऑर्डर भी बताया, हॉलो स्फीयर का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द सॉलिड स्फीयर, तो आंसर इज सी, आई इज लेस देन आई बी, पहले सॉलिड स्फीयर लिख रहा है क्या, वन इज सॉलिड स्फीयर है, वन इज सॉलिड स्फीयर, हाँ, तो ये आंसर होगा, ठीक है, समझ में आता है क्या। तो इसमें कुछ ये वाला क्वेश्चन आएगा क्या, ये वाला क्वेश्चन मैंने ऐसा कल कराया था एक, ठीक है, इधर पे कोई रेजोल्यूशन नहीं, इधर पे भी कोई रेजोल्यूशन नहीं, इसको रिजॉल्व करोगे आप दो कंपोनेंट्स में 8 न्यूटन है, इसको रिजॉल्व करोगे दो कंपोनेंट, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर है, जो परपेंडिकुलर नहीं होगा वहां पे रिजॉल्व करते हैं, तो फिर इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लो, क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लो, ठीक है, तो नेट टार्क आपको निकल जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्राई करना।